myself Miss Varsha ma'am. I am going to teach you Organization of Commerce and Management. That is your OCM. In previous lecture, I have taught you principles of management. In detail, we have learned meaning, nature, and significance. Let us see in detail now ahead regarding the theories of management. But in simple line, what do you mean by principles of management? That means guidelines, which has been given by Henry Ford. Let us see today what Henry Ford has told us about 14 principles. ये आंसर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में काफी बार पूछा गया है और पूरा चैप्टर इसी 14 के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी पहले हम ये देखेंगे हु वाज हेनरी फोर्ड, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। हेनरी फोर्ड एक फ्रेंच इंजीनियर था, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, बट व्हाट ही हैज डन, ही हैज रिटन वन बुक, व्हिच बुक, जनरल इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन. In that book he has written 14 principles, but after experimenting and observation that was successful, then only he has applied. Is that clear students? उसने एक बुक लिखा था जनरल इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव, बुक में ये 14 प्रिंसिपल्स लिखे थे. ये 14 प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद ही लिखे थे और सक्सेस मिलने के बाद उसने कहा था कि आप इसे अप्लाई करें और उसके बाद उसके कंट्रीब्यूशन के बाद उसे बोला गया फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. ये फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार पूछा जाता है. अगर आप मॉडर्न वर्ड देखते हो क्योंकि यहाँ पे दो थियरीज है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का और एक मॉडर्न मैनेजमेंट. हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न मैनेजमेंट. अगर आपके फिलअप में मॉडर्न वर्ड आया तभी आप हैंडी फॉय लिखेंगे, नहीं तो उसके बदले दूसरी थियरी जो दूसरे मैनेजर ने या दूसरे मैनेजमेंट थिंकर्स ने दी. इज दैट क्लियर? लेट अस सी अहेड. अगर 14 प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये क्यों बनाया गया था? तो हेनरी फ्लोयल ने जब ये वर्क स्टार्ट किया था तो उसे रियलाइज हुआ कि हमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए. और उसको बनाने के लिए जब उसने 14 प्रिंसिपल बनाए और उसने देखा उसे यूज करने के बाद कंपनी बहुत ही प्रोग्रेसिव हो रही है, तो उसने कहा कि लोगों को ये बताना चाहिए कि ये 14 प्रिंसिपल यूज करो. बट इट इज नॉट एन रिजिड. अभी ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया? 14 सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप यूज करो. पर ये बात याद में रखना है कि फिलअप में अगर फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी पूछा गया तो हेनरी फ्लोयल. ठीक है, बच्चे पेपर में क्या मिस्टेक करते हैं, अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछा गया है बच्चे ना साइंटिफिक मैनेजमेंट में हेनरी फ्लोयल, साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया गया है दूसरी मैनेजमेंट थिंकर में जिसको कहा गया है F.W. टेलर. Is that clear? Let us see the 14 principles one by one. First principle is principle of division of work. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं principle of division of work. इसका मतलब है work should be divided into small parts और work should be divided. ये वर्क क्यों फर्स्ट पॉइंट कहा गया है? कभी भी काम करते समय अगर डिवीजन होगा तो प्रॉपर होगा काम. क्यों ऐसे कहा गया? काम हर एक को नहीं दे सकते, बट किसको देना है? अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू एक्सपोजर. इसका मतलब क्या? स्पेशलाइज्ड काम स्पेशलाइज्ड पर्सन को देंगे तो काम परफेक्ट इफिशिएंटली होगा और कंपनी प्रोग्रेसिव रहेगी. मैं हर एक को हर काम नहीं दे सकती. जिसको अकाउंटिंग आता है तो उसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हेड बना सकती, उसे वो डिपार्टमेंट दे सकती हूँ. इनडायरेक्टली काम को डिवाइड करो, बट कौन से बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू नॉलेज. इज दैट क्लियर? लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज किए गए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब है गिविंग पावर्स टू टेक सर्टेन डिसीजंस. यहाँ पे फॉर्ड ने क्या कहा गया है कि हर एक को हम पावर नहीं दे सकते. फ्यू हैंड्स और वेरी लेस पीपल के पास अथॉरिटी होगी, पर यहाँ पे डिसीजन लिया है पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है. क्या कंपनी चलेगी? नहीं. इसके लिए दोनों वर्ड यूज किया है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और सपोज मैंने किसी को काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो कर रहा है, पर मैंने उसको कोई भी अथॉरिटी नहीं दी है मैनेजर को डिसीजन लेने का, क्या कंपनी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी. तो हेनरी फ्लोयल क्या बोलना चाहते थे कि अगर आप किसी को काम दे रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो, तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, तो वो दोनों काम परफेक्टली इफिशिएंटली करेगा जिससे कंपनी प्रोग्रेसिव रहेगी. इज दैट क्लियर? लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. अभी यहाँ पे डिसिप्लिन वर्ड आप स्कूल लेवल से सीख रहे हो. टीचर्स आपको बोलती है मेंटेन डिसिप्लिन, मेंटेन डिसिप्लिन. व्हाट इज माय डिसिप्लिन? यहाँ पे सिंपल है, ओबेइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस.
ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स है जो हमें एम्प्लॉयज को फॉलो करने का है, तो मैनेजर ने इसके लिए रूल्स बनाए हैं कि एम्प्लॉयज को फॉलो करे और कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो। अगर रूल्स फॉलो होगा तो कंपनी को बेनिफिट ज्यादा होंगे, तो रूल्स बहुत एसेंशियल है कंपनी में और ओबे भी करना है हमें, क्यों, कंपनी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल उन्होंने रखा है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। लेट अस सी नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। व्हाट इज माय यूनिटी ऑफ कमांड? सिंपल वर्ड है यहाँ पे, वन बॉस वन कमांड। यहाँ पे वन बॉस क्यों कहा गया? लेट अस सी विद एग्जांपल। अगर एक ही पर्सन है जो आपको ऑर्डर दे रहा है तो आप उसका काम सुन के तुरंत कर दोगे, बट मेनी पर्सन आर देयर, आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मैं किसका काम सुनूं, मैं ए मेंबर का सुनूं कि बी का सुनूं, बॉस का सी का, और कंफ्यूजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा और आप परफेक्टली काम भी नहीं कर सकेंगे। तो हेनरी फ्योल बोलना चाहते थे कि कंपनी सक्सेसफुल बनाने के लिए ओनली वन पर्सन इज नीडेड, वन बॉस शुड बी देयर जो ऑर्डर दे। मेनी पीपल आर देयर और जहाँ पे सब लोग डोमिनेट करें, सब लोग बॉस होंगे तो वहां पे काम भी नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा रहेंगे। इज दैट क्लियर? लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है, मैंने क्यों ऐसे कहा कनेक्टेड है? यहाँ पे वन पर्सन वन गाइडेंस वन प्लान कहा गया, एक ही पर्सन आना चाहिए जो गाइडेंस दे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि स्टूडेंट्स प्लीज सी द टेक्स्ट बुक, लर्न फ्रॉम टेक्स्ट बुक, बट स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? डाइजेस्ट से भी लर्न कर रहे, टेक्स्ट बुक से भी लर्न करे, रिलायबल से भी लर्न करे और उनके नोट्स से भी लर्न करे जो उन्होंने प्रिपेयर किया या कोई वो जहाँ पे जाते हैं क्लास। इनडायरेक्टली लॉट ऑफ कंफ्यूजन। एंड ऑफ द डे क्या होगा? जब भी उनका टेस्ट या एग्जाम होगा उनको कंफ्यूजन रहेगा, अरे कौन सा आंसर एग्जैक्टली सही है, कौन सा मुझे ज्यादा मार्क्स के लिए फेच कर सकूंगा। कंफ्यूजन इतना रहेगा, लास्ट में भूल जाएंगे कि कंफ्यूजन इतना ज्यादा क्रिएट होगा। मेनी बुक्स, यहाँ पे यही प्रॉब्लम आएगा। मेनी पर्सन होगा, बहुत सारे गाइडेंस दे रहे, आखिर किसका हम लोग गाइडेंस फॉलो करें? और एक पर्सन रहेगा, एक प्लान रहेगा, एक डायरेक्शन रहेगा, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। व्हाट इज माय इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट? यहाँ पे जो भी मेंबर्स काम कर रहे हैं ना, कंपनी के लिए काम करें, पहले तो ये थॉट होना चाहिए, अपने लिए नहीं करें, नॉट फॉर माय इंडिविजुअल इंटरेस्ट, नॉट फॉर माय बेनिफिट्स। मुझे अपना बेनिफिट्स नहीं सोचना है, आई एम वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, मेरे वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो, मुझे फायदा हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, आई एम वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट बिल्कुल भी अहमियत नहीं देना चाहिए। सब लोग मिलकर काम कर रहे, ग्रुप एक्टिविटी है, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ है, सारी बातें हैं, बट यहाँ पे हर कोई काम कर रहा है किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम किया जा रहा है। तो इसके लिए कहा गया है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इग्नोर करो। किसको ध्यान में रखा गया है? ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? आई होप सो कि आपको ये 6 पॉइंट्स क्लियर होंगे जो मैंने आपको बताया है। एटलीस्ट 14, आपको अच्छा पेपर में 14 में से कौन सा पहले लिखना है, आपको ये दिमाग में आएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि कौन सा पहले लिखना है, आपको जो याद आए, जितना पूछा गया मार्क्स के हिसाब से आप एक्स्ट्रा 2 पॉइंट्स लिख कर रहो, एक्सप्लेन प्रॉपरली करो। पर ऐसे नहीं है कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट डिविजन ऑफ वर्क बोला तो आपको वही स्टार्ट करना है, नॉट एट ऑल नेसेसरी। आपके लिए जो इजी लगे आप वो पॉइंट्स लिखो। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? लेट अस सी फर्दर रेस्ट पॉइंट्स, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इस पॉइंट में 2 वर्ड्स दिए गए, एक तो सेंट्रलाइजेशन है, दूसरा दिया ही नहीं गया, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। What do you mean by centralization and what do you mean by decentralization? Let us see. Centralization का मतलब क्या है? Power in few hands. अभी यहाँ पे क्यों कहा गया power in few hands? बहुत कम लोग होंगे जिनके हाथ में अथॉरिटी होगी, ये न छोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए चलेगा। पर डिसेंट्रलाइज कब होगा? बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे लोगों को अथॉरिटी है, जैसे मैंने परचेस मैनेजर भी बनाया, सेल्स मैनेजर भी बनाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है, वहां पे प्रॉब्लम अराइज होगा। तो ये प्रिंसिपल क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, किसके बीच में? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर थोड़े ज्यादा लोग भी काम कर रहे हैं और अथॉरिटी भी थोड़ी ज्यादा लोगों को मैंने दिया है तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए। इसके लिए इस पॉइंट में कहा गया सेंट्रलाइजेशन है, दैट इज वेरी गुड, पर डिसेंट्रलाइजेशन हो गया तो बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लेट अस सी अहेड, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन? यहाँ पे रेम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी। इज इट पॉसिबल टू गिव सेम सैलरी टू ऑल? नॉट एट ऑल। मैं सबको सेम कैसे दे सकती हूँ? हर एक की क्वालिफिकेशन अलग है,
एक्सपर्टाइज में कोई अलग है, जैसे स्पेशलाइजेशन में कोई अलग है, टेक्नीशियन अलग रहेगा, सेल्स मैनेजर की सैलरी अलग रहेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सैलरी अलग होगी, इज इट पॉसिबल? या वर्कर्स की वेजेस अलग रहेगी, इनडायरेक्टली लेबर रहेंगे तो उनकी वेजेस अलग रहेगी, मैं सबको सेम सैलरी नहीं दे सकती, बट आई कैन गिव फेयर रेम्यूनरेशन। अगर जिस काम में जो स्पेशलाइज्ड है, क्वालिफिकेशन है और वो एक्सपर्ट है, तो मुझे उसको वैसी न फीस या तो आप बोल सकते हैं रेम्यूनरेशन देने का है। क्यों ऐसे कहा गया रेम्यूनरेशन? अगर मैं हर एक को सेम दूंगी तो वो पॉसिबल नहीं कंपनी वर्क करेगी, बट हर एक को मैं अच्छी सैलरी दे रही हूँ उनके वर्क के हिसाब से, तो कंपनी प्रोग्रेसिव रहेगी, उनकी फीलिंग हुई, कौन सी फीलिंग्स आएगी? बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स द कंपनी, कि हम कंपनी के लिए काम करें, कि कंपनी हमें अच्छा प्रोवाइड कर रही है। इज दैट क्लियर? लेट अस सी अहेड। प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन, यहाँ पे एक वर्ड है गैंग प्लान, को बाद में देखेंगे, पहले स्कॉलर चेन। आपने देखा अगर चेन कनेक्टेड रहते हैं, यहाँ पे वैसे ही हायरार्की लेवल होती है, टॉप लेवल डिसीजन लेगा और वो बताएगा मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल किसको बताएगा? लोअर लेवल को, और लोअर लेवल फिर किसको बताएगा? वर्कर्स को। ये चेन है कंटिन्यूसली वैसे ही चलेगी, कभी ऐसे नहीं होगा कि डिसीजन लोअर लेवल लेगा, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। यहाँ पे ऐसे रहेगा टॉप देन मिडिल देन लोअर एंड देन वर्कर्स, पर यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये टॉप टू बॉटम में चलता रहेगा स्टेप वाइज, बट कभी इमरजेंसी हुआ तो क्या होगा? तब कहा गया फॉलो गैंग प्लैंक। व्हाट डू यू मीन बाय गैंग प्लैंक? GANGPLANK, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगर आपको इमरजेंसी है, इमीडिएटली बात करना है, तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं किसको? टॉप लेवल से। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी? हाँ पॉसिबिलिटी है, पर आपको उसके लिए परमिशन लेनी है। Why permission? Without permission it is not possible. But emergency में आप परमिशन लेके टॉप लेवल के पास जाके अपनी डिसीजंस बता सकते हैं, या आपको कुछ काम है उनसे कनेक्टेड तो आप बोल सकते हैं। Is that clear? Let us see ahead. Principle of order. What is the principle of order? यहाँ पे order means ये नहीं command. This both are different. अगर यूनिटी ऑफ कमांड और ऑर्डर देखेंगे तो बच्चे क्या पेपर में मिस्टेक क्या करते? सेम लिख कर आते हैं, बिल्कुल भी सेम नहीं। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? पुटिंग अ थिंग एट अ राइट प्लेस। इसका मतलब क्या है? सिस्टमैटिकली वर्क करने के लिए हर एक सामान, जैसे रॉ मटेरियल हुआ, आप उसी प्लेस पे रखो जहां पे वो हमेशा रहना चाहिए। आपको जब भी जरूरत होगी तो आप क्या करोगे? वहीं से वो सामान लेकर आओगे। यहाँ पे बच्चों को बहुत गंदी आदत है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अभी कल पता है टेस्ट है, आप सवेरे उठ के क्या बोलोगे? मेरा वो बुक की तरह मुझे पढ़ना है, 2 घंटे बाद मेरा टेस्ट है। और ये प्रॉब्लम क्या रहता है? बच्चे को बुक नहीं मिल रहा था या एंड मोमेंट में बुक मिला, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हैंडी फॉइल ने बहुत अच्छा प्रिंसिपल बनाया। यहाँ पे क्या? पुटिंग अ थिंग एट राइट प्लेस इन राइट ऑर्डर। इसके लिए कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सिस्टमैटिक वर्क होगा तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे इसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी कहा, नॉट ओनली फिजिकल रिसोर्स, जैसे रॉ मटेरियल, वर्कर्स को भी राइट प्लेस पे, उसको यहीं पे जाना, यहाँ पे काम करना है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और ये प्रिंसिपल इसलिए इंक्लूड किया कि प्रॉब्लम नहीं, सिचुएशन हैंडल कर सके। लेट अस सी द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। व्हाट डू मीन इक्विटी? इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। व्हाट डू मीन इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल? यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग द कास्ट, रिलीजन, और यू कैन से मेल और फीमेल। यहाँ पे कोई बायस सिस्टम नहीं होना चाहिए, पार्शलिटी नहीं होना चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। अगर आप सैलरी किसी को दे रहे हो तो ये मेरा फेवरेट है, मैं इसके लिए इसको ज्यादा दूं, वो भी नहीं। या ये मेरे कास्ट को बिलोंग करता है तो मैं इसके साथ ज्यादा अच्छा चलूं, उसको अच्छी सैलरी दूं, वो भी नहीं। तो यहाँ पे कहा गया इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, हूएवर इट इज, या मेरे यहाँ कलीग्स है, मेरी फ्रेंड है या मेरी सिस्टर है, यहाँ पे कोई भी बायस सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो वर्क करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए करे, और ऑल हैज टू बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली एंड इक्वली। लेट अस सी नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब यहाँ पे वर्ड आता है स्टेबिलिटी का मतलब है स्टेबल, लॉन्ग लाइफ। अब यहाँ पे लॉन्ग लाइफ क्यों कहा गया? यहाँ पे जॉब से कनेक्टेड है तो परमानेंट जॉब बोल सकते हैं, या लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम इन सेम जॉब। इसका मतलब क्या है कि एक जॉब में अगर मैनेजर ने देखा कि अच्छी तरह से काम कर रहा है पर्सन, एम्प्लॉयज आर डूइंग वेरी वेल, उन्हें क्या करो? अश्योरेंस दो रिगार्डिंग द जॉब सिक्योरिटी। इससे क्या होगा? एक बार जॉब सिक्योर हो गया और इसी फीलिंग आ गई कि अब मैं यहाँ पे परमानेंट, मुझे यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो वो और अच्छी तरह से काम करेगा। ये सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है, ये अश्योरेंस मिलना बहुत जरूरी है। ये इमीडिएट नहीं होगा, बट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट गिव द अश्योरेंस रिगार्डिंग द जॉब सिक्योरिटी। लेट अस सी अहेड
प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा न्यू आइडियाज, यहाँ पे इंडोर सिस्टम नहीं होना चाहिए। व्हाट इज इंडोर सिस्टम? हम मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, कौन टॉप लेवल, और किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, ये रॉन्ग सिस्टम कहानी है। हो सकता है हम अगर डिस्कस करें, आउटडोर में यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज बैठे हैं, हमने कुछ डिसीजन लिया, भले हम बता रहे, पर उन्हें इनिशिएटिव, उनको एंकरेज करें, आपके पास कुछ न्यू आइडियाज है, वेस्ट टाइम। अगर हम कुछ न्यू टेक्निक्स लाना चाहते हैं, आपके पास कुछ सजेशंस है, वेस्ट टाइम। इससे क्या होगा? हेल्दी एनवायरनमेंट होगा और न्यू आइडियाज आएंगे। किसके लिए बेनिफिट्स के लिए करें सब लोग? ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए। Is that clear? Let us see again. Principle of spirit de corps. This is last but not the least, we can say simple word bracket में दिया है teamwork. यहाँ पे सबको मिलकर काम करना है, टुगेदरनेस। अकेला मैनेजर पॉसिबल है वर्क करे? नॉट एट ऑल। क्यों? वो अकेला इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन संभाले कैसे? मैनेज करे इट इज गुड, बट अकेला पॉसिबल ही नहीं है। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप में सबको मिलकर काम करना है, पर एक ही टारगेट होना चाहिए टू अचीव द गोल फॉर द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ही पर्पस होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई भी यही सोचेगा, तो यहाँ पे सबको मिलकर किसके लिए? बेनिफिट्स के लिए सोचने का है। टीम वर्क किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और टुगेदरली हमें वर्क करना है। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द 14 प्रिंसिपल, बट लेट अस सी अगेन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। उसके बाद आज हम आगे भी थियरी पढ़ेंगे, कि सिर्फ एक ही नहीं थियरी हेनरी फॉर्ड का, आगे है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, which has been given by F.W. Taylor. Let us see ahead. ये recap है थोड़ा सा, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। What is the division of work? सिंपली मैंने कहा था वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। स्मॉल पार्ट्स क्यों कहा गया? यहाँ पे एक्सपर्टाइज नॉलेज के अकॉर्डिंगली वर्क को डिवाइड करना चाहिए। क्यों ऐसे बोला गया था? ताकि काम बहुत इफिशिएंटली इफेक्टिवली हो। इज दैट क्लियर? लेट अस सी नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या है? टेकिंग डिसीजन, पावर टू टेक डिसीजन वी कैन से, एंड रिस्पांसिबिलिटी टू डू दैट वर्क। यहाँ पे मैनेजर को सिर्फ अथॉरिटी नहीं होना चाहिए, दोनों देना चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अगर सिर्फ उसको अथॉरिटी है और रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रहा है, वर्क इज नॉट पॉसिबल। और अगर रिस्पांसिबिलिटी है बट अथॉरिटी डिसीजन का नहीं दिया है, तो वर्क इज नॉट पॉसिबल। बोथ गो हैंड इन हैंड। इज दैट क्लियर? लेट अस सी नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वेरी एसेंशियल। यहाँ पे डिसिप्लिन का सिंपल वर्ड है ओबेइंग रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे मैंने आपको कहा था, स्कूल लेवल से ही आप सीखते हो मेंटेन डिसिप्लिन। क्यों? यहाँ पे किसके बेनिफिट्स के लिए? आप में तो इंप्रूवमेंट आता ही है, और डिसिप्लिन बहुत नेसेसरी। काम करने के तरीके में पहले आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो काम प्रॉपरली होगा। लेट अस सी अगेन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। व्हाट इज माय कमांड? वन बॉस। सिंपल आपको ये बताया प्रिंसिपल, वन बॉस वन कमांड। यहाँ पे वन कमांड क्यों कहा? एक ही पर्सन है हु इज गिविंग द ऑर्डर। यहाँ पे एक पर्सन होगा जो ऑर्डर देगा, तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, नहीं कंफ्यूजन होगा। लेट अस सी नेक्स्ट, unity of direction, one guidance, one person, one guidance, one plan, which is connected with unity of command. Let us see the next, principle of individual interest to organization interest. यहाँ पे मैंने कहा था मुझे अपने बेनिफिट्स के लिए काम नहीं करने का। जो एम्प्लॉयज है अपने बेनिफिट्स के लिए नहीं सोचे, किसके लिए सोचे? ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए। Is that clear? Let us see ahead, principle of centralization. यहाँ पे मैंने कहा था आपको सेंट्रलाइजेशन के साथ डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूडेड। व्हाई आई हैव टोल्ड दिस? जो दिया नहीं गया अंडरस्टूड है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? पावर्स इन सम पीपल हैंड और वन पर्सन, बट डिसेंट्रलाइज मेनी पीपल आर हैविंग द पावर्स। मेनी पीपल मैंने यूज क्यों किया? बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल पर्सन के हाथ में सारी चीजें पावर्स नहीं दिया जा सकता। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, मैनेजर्स नहीं परचेस मैनेजर्स है, सेल्स मैनेजर है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हार्मनी मेंटेन करने के लिए बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इज दैट क्लियर? लेट अस सी अहेड, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन? सैलरी। यहाँ पे ये प्रिंसिपल बोला जा रहा है कि सैलरी तो देना है, बट फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन हर एक को सेम पॉसिबल है? नॉट एट ऑल। कब दिया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन। यहाँ पे स्कॉलर चेन में इट इज कनेक्टेड फ्रॉम टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लोअर एंड लोअर टू वर्कर्स। यहाँ पे डिसीजन देते समय टॉप लेवल मिडिल लेवल को देंगे, मिडिल लेवल लोअर लेवल को देंगे, और लोअर लेवल
वर्कर्स को दी। इज दैट क्लियर? बट गैंग प्लान भी कहा गया, व्हाट यू मीन दिस, अगर इमरजेंसी है, आपको कुछ बात करना है, विद टेकिंग परमिशन यू कैन टॉक टू टॉप लेवल मैनेजमेंट. Let us see last 10 point, principle of order. What do you mean principle of order? यहाँ पे कमांड और ऑर्डर मैंने बताया था चेंज है. ऑर्डर में सिस्टमैटिकली यू हैव टू कीप द थिंग्स, फिजिकल रिसोर्सेज, दैट इज योर रॉ मटेरियल, कीपिंग एट द राइट प्लेस राइट थिंग. यहाँ पे क्यों, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, आपकी बुक्स कहाँ पे पड़े आपको याद नहीं रहते, और एग्जामिनेशन में या टेस्ट में आपको याद होता है, आप ढूंढते हो. अगर प्रॉपर प्लेस पे सारी चीजें रहेगी तो प्रॉब्लम अराइज होगा ही नहीं. लेट अस सी नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इक्विटी मींस इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल. इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब है आई शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर. इज दैट क्लियर? यहाँ पे मुझे फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए या पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, या किसी को अच्छी सैलरी दी क्योंकि वो मेरे कास्ट को या मेरे रिलीजन को बिलोंग करता है, नॉट एट ऑल. इज दैट क्लियर? लेट अस सी नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, दैट मींस जॉब सिक्योरिटी. ये अश्योरेंस देना चाहिए, बट इमीडिएट पॉसिबल है मैंने कहा नहीं. आफ्टर सीइंग द वर्क, आफ्टर लेटर ऑन, बट आफ्टर सम टाइम्स एटलीस्ट गिव द अश्योरेंस टू द एम्प्लॉइज. इससे क्या होगा, अगर जॉब सिक्योर है तो वो और बेटरमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे. लेट अस सी नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. ब्रैकेट में न्यू आइडियाज से हमें एंकरेज करना चाहिए एम्प्लॉइज को कि आप न्यू आइडियाज हो, अगर आपके पास है तो इनोवेटिव आइडिया से उनको एंकरेज करो बाय यूजिंग दोज आइडियाज. मैंने कहा था आपको इंडोर नहीं होना चाहिए डिसीजन, अभी ऐसा है कि आउटडोर होना चाहिए. डिस्कस विद देम, इफ दे आर हैविंग सम सजेशन एक्सेप्ट दैट. तो क्या होगा, रिलेशनशिप बॉन्ड बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट कॉज, टीम वर्क और टीम स्पिरिट. मिलकर सबको काम करना है, किसके लिए, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस 14 points. Now let us start again next theory, which has been given by F.W. Taylor. You can see this theory has been given by F.W. Taylor, scientific management. यहाँ पे वर्ड मैंने यूज किया साइंटिफिक मैनेजमेंट. क्यों ये कहा मैंने स्पेसिफाइड, पेपर में बहुत बार वन वर्ड पूछा जाता है, तो यहाँ पे वन वर्ड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे हेनरी फ्लॉयड है या F.W. टेलर. क्यों इसे मैंने कहा, पेपर में दोनों अगर है, वहाँ पे मॉडर्न वर्ड आएगा तो हेनरी फ्लॉयड लिखो, और साइंटिफिक वर्ड आएगा तो F.W. टेलर. लेट अस सी इंट्रोडक्शन. Is that clear? Who was the F.W. Taylor? He was an American. And what he has said, after many observation and experiment on the basis of scientific data, on the basis of scientific data, क्यों यहाँ पे देख सकते, based on scientific data, scientifically proved हुआ, फिर ही उसने बताया कि principle of scientific management. Is that clear? And that's why he is known as father of scientific management. यहाँ पे वर्ड साइंटिफिक है और वहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. इसकी बात करूँ 14 प्रिंसिपल जो दिया गया था हेनरी फ्लॉयड ने, वहाँ पे वर्ड मॉडर्न है जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव्स में आता है, और यहाँ पे वर्ड फादर ऑफ साइंटिफिक. इज दैट क्लियर? लेट अस सी अगेन. अभी यहाँ पे अभी में 6 पॉइंट्स दिए गए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक. फर्स्ट है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब कहा गया है. इसका मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल्स दिए गए आप उसको फॉलो करो, बट नॉट ब्लाइंडली. ब्लाइंडली क्यों कहा गया है, नॉट, इट इज नॉट अ रिजिड. अगर आप कुछ अप्लाई करना चाहते हो, पहले साइंटिफिकली देखो वो सही है क्या, और फिर आप अप्लाई. बट साइंटिफिकली देखना जरूरी है, इसलिए वर्ड फर्स्ट साइंस है. पर यहाँ पे नॉट रूल ऑफ थंब मींस आप अप्लाई करो बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल एंड एरर बेसिस. अगर कुछ आप अप्लाई करना चाहते हो, आप उसका टाइम ड्यूरेशन देखो, सिलेक्ट करो, उस प्रिंसिपल सिलेक्ट कर टाइम ड्यूरेशन देखने के बाद आपको लगता है साइंटिफिकली प्रूव्ड है तो. इज दैट क्लियर? लेट अस सी. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. व्हाट इज हार्मनी? पीसफुल. यहाँ पे कहा गया प्रिंसिपल्स को फॉलो करो बट हार्मनी मेंटेन करो, पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए. इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे. किसके बीच में, एक मैनेजर और एम्प्लॉइज के बीच में. वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं प्रिंसिपल्स बनाए हैं उसको फॉलो करते समय बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, इट शुड नॉट बी. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए हार्मनी इज वेरी नेसेसरी. लेट अस सी नेक्स्ट, मेंटल रेगुलेशन. सिंपल वर्ड अगर देखेंगे तो चेंज ऑफ एटीट्यूड.
अभी यहाँ पे चेंज ऑफ एटीट्यूड का मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड, किसके लिए, एम्प्लॉयज को मैनेजर के लिए और मैनेजर को एम्प्लॉयज के लिए और दोनों को ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना चाहिए। अभी पॉजिटिव एटीट्यूड इतना इंक्लूड किया, क्या वो नेसेसरी है? यस। हमारे में चेंजेस आएगा, हमारे बिहेवियर में चेंजेस होगा, पॉजिटिव हम लेंगे तो प्रॉब्लम कम अराइज होगा। कि किसके लिए कहा गया? दोनों के लिए, एक मैनेजर और एक एम्प्लॉयज के। चेंजेस आना जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इज दैट क्लियर? लेट अस सी अहेड। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। अगर मैं सिर्फ सोचूं मैं ही करूं, सामने वाला कोऑपरेशन नहीं करता, व्हाट डू मैं कोऑपरेशन? इट इज एक्सटेंशन ऑफ सेकंड पॉइंट, एडजस्टमेंट बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट का एक्सटेंशन क्यों कहा? वहां पे पीसफुल है तो यहाँ पे एंड बोलेंगे, अच्छी तरह से एडजस्ट करो हर एक के साथ, बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप। बट इट इज नॉट ओनली इंडिविजुअल पर्सन, group of members are working, they are working for the organization, they should maintain cooperation। इससे क्या होगा? स्ट्राइक्स नहीं होंगे। कंपनी का मेजर इश्यू कौन सा है? स्ट्राइक्स, जो लेबर्स अराइज करते हैं। अगर मैं कोऑपरेटिवली उनसे मेंटेन करूंगी रिलेशनशिप, एडजस्ट करूंगी, उनके पॉइंट्स भी सुनूंगी, उनके आइडियाज सुनूंगी, उन्हें एंकरेज करूंगी उनके न्यू आइडियाज में, उनके साथ हार्मनी मेंटेन करूंगी, अल्टीमेटली क्या होगा? कंपनी को बेनिफिट्स होगा। और इसके लिए आगे नॉट एन इंडिविजुअल, यहाँ पे अकेला इंसान नहीं कर सकता। जैसे मैनेजर को मैं बोलूं कोऑपरेटिव हो, यहाँ पे वर्कर्स को भी समझना चाहिए, दे आर वर्किंग फॉर द कंपनी। इज दैट क्लियर? लेट अस सी नेक्स्ट, डिविजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। व्हाट डू मीन डिविजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी? इट इज कनेक्टेड विद डिविजन ऑफ वर्क, जो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे डिविजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी मींस जो काम है मुझे इक्वली डिवाइड करने का है, बट सबको सेम नहीं दे सकती। फिर से ये पॉइंट क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टाइज। स्पेशलाइज्ड जो है उसे वो ही दिया जाएगा, टेक्नीशियन है तो उसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, उसे वैसे ही काम दिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डिवाइडेड बट अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स नॉलेज और एक्सपीरियंस। लेट अस सी नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। दोनों के लिए कहा गया है। अगर मैं हमेशा एम्प्लॉयज में डेवलपमेंट होना चाहिए तो वो भी तो कभी सोचेंगे कि एम्प्लॉयर में भी तो डेवलपमेंट की नीड है, क्यों दोनों के लिए कहा गया है ऐसे? एक ही एम है, प्रोग्रेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी और ग्रेटर एफिशिएंसी, दोनों वर्ड दिया गया। मैंने फर्स्ट वर्ड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी क्यों लिया? प्रॉस्पेरिटी का मतलब है प्रोग्रेसिवनेस। हर कोई चाहता है कि कंपनी का प्रोग्रेस हो, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस हो और अच्छी तरह से काम भी हो। अगर मैं अच्छे से काम करूंगी नेचुरली प्रोग्रेस होगा। बट एक ही एम है, प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट। बट उस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मेरा कितना इन्वॉल्वमेंट है वो भी डिपेंड करता है। और मेरे इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे कहा गया दोनों के लिए, तो दोनों के लिए क्या कहा गया? डेवलपमेंट वर्ड कहा गया। दोनों को नीड है ट्रेनिंग की, अगर तो ट्रेनिंग देना चाहिए। आप देखो कुछ न्यू कोई जॉब पे जा रहा है, इमीडिएट जॉब में आप क्वालिफाइड भी हो, फिर भी 15 डेज का 10 डेज का आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। अगर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो दोनों को उसका ट्रेनिंग लेना चाहिए। इसलिए तो डेवलपमेंट अगर दोनों को होगा तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी आएगी तो नेचुरली कंपनी क्या होगी? प्रोग्रेसिव होगी, ग्रोथ होगी। हमारा एक ही एम है, गोल है, अचीव करना है कि प्रोग्रेसिव होते जाए, कंपनी भी प्रोग्रेसिव हो। Is that clear with this point? And these points are being given by F.W. Taylor. Okay, students? Okay. Thank you so much.